एब्नॉर्मल मोलर मास। अब तक हमने पूरा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाया और उससे रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते टाइम पे ना तो हमने ये डिस्कस किया कि सोल्यूट का किसी भी टाइप का एसोसिएशन हो रहा है, ना ही ये डिस्कस किया कि सोल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते टाइम पे डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, और सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उसकी हेल्प से मोलर मास को भी कैलकुलेट किया। बट अगर सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते टाइम पे सोल्यूट का या तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए, एसोसिएशन मतलब सोल्यूट के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले, डिसोसिएशन मतलब एक मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक होकर मोर देन वन आयंस बना ले। तो अगर सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते टाइम पे उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो उस केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास या प्रैक्टिकल मोलर मास। ठीक है, तो जब भी किसी सोल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते टाइम पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाता है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास is different as compared to the calculated values। ठीक है, जब भी किसी सोल्यूट का सॉल्वेंट में एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाता है तो मोलर मास की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कैलकुलेटेड वैल्यूज के कंपेयर में डिफरेंट होती है, और इस डिफरेंट वैल्यू या इस ऑब्जर्व्ड मोलर मास की जो वैल्यूज आती है उसे ही क्या बोला जाता है, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल क्यों बोला, क्योंकि नॉर्मल जो मोलर मास होता था, नॉर्मल जो हम कैलकुलेट करते थे उसके कंपेयर में ये वैल्यूज डिफरेंट आएगी, या तो कम आएगी या ज्यादा आएगी। ठीक है, नॉर्मल या कैलकुलेटेड मोलर मास, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो इसके लिए नॉर्मल मोलर मास या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास कितनी है, जब ग्लूकोज का मोलर मास निकालते हैं हम हमारे मेथड से तो ये आता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब सपोज जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, जैसे ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं हम, डिसॉल्व कर रहे हैं और इसका एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक, और उसकी हेल्प से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, और उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जब हम मोलर मास निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, और उस ऑब्जर्व्ड मोलर मास की वैल्यू 180 ना आकर या तो उससे कुछ कम आएगी या उससे कुछ ज्यादा आएगी। ठीक है, और इस टाइप की जो वैल्यूज होती है उसे ही क्या बोला जाता है, एबनॉर्मल मोलर मास बोला जाता है। ठीक, इसको हम एग्जांपल्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीज बताता हूँ। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की है और मैंने बताया था ऐसी प्रॉपर्टीज जो ओनली सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, क्या कहलाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उसके लिए एक रिलेशन याद रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की। ठीक है, या फिर अगर सोल्यूट क्या हो जाता है, एसोसिएट डिसोसिएट हो जाता है तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोल्यूट इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मोल्स भी एक्चुअली में किसको बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही बता रहा है। ठीक है, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बोल लो, या नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोल्यूट बोल लो, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोल लो, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज बढ़ती है मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। उसके अलावा एक ये रिलेशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है वो सोल्यूट के मोलर मास से कैसी होती है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, पता नहीं, पर मैंने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है, उनके रिलेशन, उनके फॉर्मूला डिराइव किए हैं। सब फॉर्मूला को अगर देखोगे तो मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलर मास डिवाइड में होगा। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास की कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अपन लेते हैं एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल ले लिया मैंने, एक एग्जांपल एसोसिएशन का और एक डिसोसिएशन का लेंगे। सपोज मैंने NaCl को वाटर में डिसोल्व किया। अब हमें पता है NaCl आयंस में ब्रेक होकर क्या बनाएगा? Na+Cl-। ठीक, सपोज NaCl का जो आयनाइजेशन हो रहा है, जो डिसोसिएशन हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? 100% हो रहा है, मतलब 1 मोल NaCl, ठीक है, 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- बना रहा है। ठीक, मतलब इसका 1 मोल 2 मोल आयंस दे रहा है। ठीक है, ओवरऑल कितने मोल हो गए? 2 मोल्स ऑफ आयन हो गए। ठीक, इनिशियली अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो इसके कितने मोल है? 1 मोल, या बोल लो 1 मोलिक्यूल। ठीक है, जैसे ही डिसोसिएशन हुआ ये मॉलिक्यूल्स बढ़ के कितने हो गए? डबल हो गए, 2 मोल्स हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? डबल हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? डबल। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई तो सोल्यूट का मोलर मास क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सोल्यूट का क्या हुआ? डिसोसिएशन, तो मोलर मास क्या हो गया? एक्चुअल मोलर मास के कंपेयर में डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो वो जो डिक्रीज होके मोलर मास मिला उसे ही क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। ठीक, मतलब NaCl का अगर मैं मोलर मास देखूं तो 23 और 35.5, 58.5 जो आना चाहिए था, डिसोसिएशन के बाद मोलर मास 58.5 ना आके कितना आएगा? इससे कम आएगा। ठीक है, यही जो मोलर मास होगा इसे ही बोलेंगे हम एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, इसके बाद में दूसरा केस हम देखते हैं, एसोसिएशन वाला। इसमें क्या लेते हैं हम? एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COO, जिसका फॉर्मूला होता है, जब इसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसोसिएट होता है। एसोसिएट किस तरीके से? इसके दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होते हैं और एक डाइमर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। दो मॉलिक्यूल जुड़े तो उसको बोलेंगे डाइमर। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल इसके कंबाइन होकर किसे? डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड को जब बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे या नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो ये डाइमराइज हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक, इनिशियली दो मॉलिक्यूल थे, जैसे ही डाइमराइज हुए दो ने मिलकर एक बना लिया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? डिक्रीज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिक्रीज। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होने पे मोलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, तो एसोसिएशन के केस में जो मोलर मास है वो एक्चुअल मोलर मास या कैलकुलेटेड मोलर मास के कंपेयर में क्या होगा? ज्यादा होगा। उस मोलर मास को ही क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। और यहाँ पे दो बातें क्या क्लियर हुई? दो बातें क्लियर हुई। अगर सॉल्यूशन में सोल्यूट का क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, मतलब पार्टिकल्स कंबाइन होकर बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, तो एसोसिएशन के केस में जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, या बोल लो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास, ठीक है, जिसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के कंपेयर में क्या होगी? बड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, ज्यादा मिलेगी। और अगर डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मोलर मास या फिर प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास, जिसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से डिस्कस करेंगे या निकालेंगे, वो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के कंपेयर में क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखनी है। और मोलर मास में ठीक ये जो डिफरेंस क्रिएट होके जो नया मोलर मास क्रिएट हुआ या नया मोलर मास मिला, इसे हम अबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। ठीक, एबनॉर्मल मोलर मास क्लियर हो गया। इस एबनॉर्मल मोलर मास के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वॉन हाउस फैक्टर। अब तक सॉल्यूशन में
सोल्यूट के एसोसिएशन डिसोसिएशन पर बात हमने नहीं की थी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन में सोल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन होने पे मोलर मास डिफरेंट हो जाता है, एब्नॉर्मल मोलर मास उसे बोलते हैं। ठीक, तो अब हम ये देखते हैं कि सोल्यूट का कितना पार्ट एसोसिएट या डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, और उस एक्सटेंट को, मतलब एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वॉन्टाफ नाम के साइंटिस्ट ने एक फैक्टर प्रोड्यूस किया। उसे ही क्या बोला जाता है, वॉन्टाफ फैक्टर, स्मॉल आई से इसको डिनोट करते हैं। वॉन्टाफ फैक्टर आई क्या होता है, ये आई वॉन्टाफ फैक्टर ये होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में अगर हम वॉन्टाफ फैक्टर को कैलकुलेट करें तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड जो हमने निकाला है फॉर्मूला के थ्रू, और ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिली है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक, या फिर इसे ही अगर मोलर मास के टर्म में लिखा जाए वॉन्टाफ फैक्टर के फॉर्मूला को, तो हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसको लिखने के लिए अपोजिट हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास। ओके, ऑब्जर्व वैल्यू है, इसको बोल सकते हैं वही अब नॉर्मल मोलर मास, और नॉर्मल जो हमने कैलकुलेटेड किया, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास अपॉन प्रैक्टिकल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू या एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास। ठीक है, या फिर इसी वॉन्टाफ फैक्टर के फॉर्मूले को लिखा जा सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। इनिशियली टेकन। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से भी वॉन्टाफ फैक्टर को डिसाइड किया जा सकता है। डिपेंड करता है हमें कौन सी वैल्यूज मिली है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू मिली है ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, तो आई की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर मोलर मास की वैल्यू की हेल्प से वॉन्टाफ फैक्टर कैलकुलेट करना है तो इससे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन पता है और बिफोर डिसोसिएशन या इनिशियली कितने पार्टिकल लिए थे वो पता है, तो इस वैल्यू से, जैसे इसके एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज NaCl ले लिया मैंने और NaCl 100% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब एक NaCl एक Na+ और एक Cl- बना देगा कंप्लीटली डिसोसिएट होके। ठीक, तो आफ्टर डिसोसिएशन 2, बिफोर डिसोसिएशन 1, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2/1। सिमिलरली एक एग्जांपल और K4FeCl6, ये डिसोशिएट होता है किस तरीके से 4K+ और FeCl6 4-। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाता है, डिसोशिएट या आयनाइज हो जाता है। तो आफ्टर डिसोसिएशन 4 + 1 5, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/1 मीन्स 5। ठीक है, तो आई की वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन इनिशियली कितने पार्टिकल, जैसे इनिशियली एक ही है, कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद कितने 2 आयंस मिल रहे हैं, तो आफ्टर डिसोसिएशन 2, बिफोर डिसोसिएशन 1, तो 2/1। इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद में आफ्टर डिसोसिएशन 5 आयंस मतलब 5 पार्टिकल्स, बिफोर डिसोसिएशन 1 पार्टिकल, तो आई की वैल्यू 5/1। इस तरीके से हम वॉन्टाफ फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में आई की वैल्यू के बेसिस पे ये भी पता लगा सकते हैं सोल्यूट एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, या फिर उसमें किसी भी टाइप का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं। इसके लिए 3 केसेस हैं। इफ आई इज ग्रेटर देन 1,
अगर I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, इसका मतलब एसोसिएशन, सॉरी, I की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। और ये हमें पता चल भी रहा है, आई की वैल्यू जैसे NaCl के केस में वो डिसोशिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू 2 मिलती है। ठीक, एक से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो आई की वैल्यू बढ़ेगी। तो आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो डिसोसिएशन, आई की वैल्यू अगर 1 से कम है इस केस में एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, और अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर है तो इस केस में किसी भी टाइप का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा। मतलब लिख सकते हैं नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो आई की वैल्यू के बेसिस पे हम ये भी बता सकते हैं कि सोल्यूट एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है। ओके, स्टार्टिंग में जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात नहीं की थी, बट जब अब एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात कर ली, वन टॉप फैक्टर पढ़ लिया, ठीक, इसके बाद में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो फॉर्मूला थे, जो वैल्यूज थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमने जो स्टार्टिंग में निकाली थी डिराइव करके, उन वैल्यूज को क्या किया गया, करेक्ट किया गया। और करेक्ट किस तरीके से किया, सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वन टॉप फैक्टर को ऐड करके। और नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू किस तरीके से मिली, जो 4 वैल्यूज है हमारे पास। पहली, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी, सॉरी पी नॉट ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर थी, इसमें वन टॉप फैक्टर आई को ऐड कर दिया। सिमिलरली दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो Kb इंटू मोलैलिटी के इक्वल था, इसमें भी वन टॉप फैक्टर आई को ऐड कर दिया। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, इसमें भी वन टॉप फैक्टर को ऐड करते हुए को इस तरीके से लिखिए। और नेक्स्ट जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें भी वन टॉप फैक्टर को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को करेक्ट करके वन टॉप फैक्टर के साथ दोबारा लिख दिया। अब अगर सोल्यूट एसोसिएट डिसोसिएट हो रहा है तो उसका कितना एक्सटेंट होगा एसोसिएट डिसोसिएट, वो आई की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उस आई की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे वो जो एसोसिएशन डिसोसिएशन वाली प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो जाएगी। और अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता उस केस में आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, मतलब जो फॉर्मूला हमारे इनिशियली चल रहे थे वही फॉर्मूला चले। इन पे किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम वन टॉप फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन उनमें रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो वन टॉप फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उनमें क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से वो रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन हम देखते हैं वन टॉप फैक्टर आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बीच में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब किसी भी सब्सटेंस का वो फ्रैक्शन या वो पार्ट जो डिसोशिएट हो रहा है, मतलब आयंस में ब्रेक हो रहा है, उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फा। सपोज एक आयनिक कंपाउंड है मेरे पास AX ये आयंस में ब्रेक हो रहा है और आयंस बना रहा है XA प्लस वाई YB माइनस X। A कितने हैं X, तो XA, B कितने हैं Y, तो YB। उसके बाद में रही बात इन पे चार्ज आने की, तो सिंपल हमने आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ा है। सपोज AlCl3, तो Al प्लस 3 Cl माइनस 1। जब आयनिक कंपाउंड बनाते तो इस तरीके से बनाते थे। इस पे जो भी है, ठीक है, जितना भी नंबर है वो इसके पैरों में, मतलब 1 और 1 को हम लिखते नहीं है। इसके पैरों कितने हैं, 3, तो ये किसके पैरों में, क्लोरीन के पैरों में। क्या बन गया, AlCl3। इसे ही रिवर्स कर दिया, ये 3 वापस किधर जाएगा, इसके माथे पे, तो 3 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 किसके माथे पे जाएगा, क्लोरीन के माथे। ठीक है, तो AlCl3 उससे वापस AlCl बन गया। उसके बाद में ये ध्यान रखना है किसी भी कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में आगे वाला जो होता है वो कैसा होता है, कैटायन होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, उस तरीके से इनको हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद में
ठीक है, ये ध्यान रखना है। सपोज इसका 1 मोल डिसोसिएशन के बाद कितने इनके n मोल्स देता है। ठीक है, मतलब x प्लस वाई दोनों मिला के कितने हो जाते हैं, n के बराबर। इसके 1 मोल को डिसोसिएट करने पे कितने आयंस बनते हैं, n आयंस बनते हैं। ठीक, इनिशियली सपोज इसका कितना है 1, तो ये अभी बने ही नहीं, मतलब 0। अब सपोज जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है अल्फा, मतलब अगर अल्फा पार्ट क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, तो अल्फा इधर से क्या हो जाएगा कम, और इस साइड पे अल्फा अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर अल्फा इधर डिसोशिएट हुआ तो इधर हो जाएगा ये एक्स अल्फा और ये हो जाएगा वाई। ठीक, क्यों, एक ब्रेक होके बना रहा है अल्फा, एक्स कितने बनाएंगे एक्स अल्फा, वाई कितने बनाएंगे वाई अल्फा। ठीक, अब आई की वैल्यूज मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। आई की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद, तो डिसोसिएशन के बाद वाई अल्फा एक्स अल्फा और कितने बच गए 1 माइनस अल्फा, तो टोटल कितने होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ठीक, और बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 1, आई इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई बचा, और मैंने बताया टोटल कितने मोल्स बनते हैं एन मोल्स, मतलब एक्स प्लस वाई मिला के कितना हो गया एन, तो ये हो गया एन अल्फा। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ठीक, यहाँ पे एल्फा कॉमन ले लेते हैं हम प्लस एल्फा, तो देखो इधर प्लस एल्फा कॉमन ले लिया तो अंदर -1 बचेगा और प्लस का m बचेगा। आई 1 को इधर लिया -1 इज इक्वल्स टू एल्फा n -1, यहाँ से एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी i -1 अपॉन n -1। ठीक है, तो ये किस में रिलेशन हो गया, क्वांटम ऑफ फैक्टर आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अगर कोई रिलेशन पूछे तो ये रिलेशन इस तरीके से, पर हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन वो कितने होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। किसके केस में, डिसोसिएशन के केस में। ये किसके बराबर होंगे, आई के बराबर, क्योंकि डिवाइड में 1। ठीक, तो ये रिलेशन हमें याद रखना है और इससे सोल्व करके हम ये ला सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलता इसको याद रखो, आप इसको याद रखो। ठीक, इसके बाद में सिमिलरली अगर एसोसिएशन होता है तो उस केस में रिलेशन कैसे आता है वो भी देखते हैं। ठीक, यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन में रिलेशन। अब इसको सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है ए या कोई सब्सटेंस, इसके एन मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ए एन, इसके एन मॉलिक्यूल एसोसिएट होके कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं एन। ठीक है, मतलब एन मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना, ठीक, तो एसोसिएशन हो रहा है। इस केस में हमें आई और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखो इनिशियली जब ये है कितना 1, तो ये कितना है 0, अभी बना ही नहीं, स्टार्टिंग में इसके कितने लिए 1, तो ये कितना है अभी 0। अब सपोज इसका कितना फ्रैक्शन, अल्फा फ्रैक्शन क्या हो जाता है एसोसिएट, 1 में से अल्फा, तो 1 में से अल्फा एसोसिएट हुआ तो इधर तो एसोसिएट अल्फा कम हो गए, और इधर कितने हो जाएंगे अल्फा जुड़ के बना लेंगे अल्फा बाई एन। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं एन मोलिक्यूल्स मिलके कितने बना रहे हैं 1, तो 1 मिलके कितने बनाएंगे 1 बाई एन, अल्फा मिलके कितने बना लेंगे 1 बाई एन इंटू अल्फा, मतलब अल्फा बाई एन। ठीक है, इस तरीके से ये आया है अल्फा बाई एन। अगर किसी को समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो तो आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, बिफोर एसोसिएशन 1 ही है, आई की वैल्यू, आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन या इनिशियली 1 लिया है तो 1। ठीक है, इसको सोल्व करो, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया -1 प्लस 1 बाई एन। ठीक है, उसके बाद में आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एलसीएम ले लिया एन आ गया,
ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -n+1, 1 को इधर भेजा, i-1 इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस n, ठीक है। यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, i-1 इंटू एन अपॉन 1 माइनस एन। ठीक, तो ये किस में रिलेशन आ गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और क्वांटा फैक्टर में रिलेशन आ गया। पर इसमें भी हमें क्या रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन याद नहीं रखना है, हमें रिलेशन याद रखना है ये वाला। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये किसके इक्वल होगा, आई के। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन ये इक्वल टू आई के होगा, ये एसोसिएशन के केस में याद रखना है। और डिसोसिएशन के केस में क्या रखना है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये आई के। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने से ज़्यादा सिंपल ये। ठीक, अब इन पे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे।